नमस्कार दोस्तों, अंडमान टोलवाक के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम नील आइलैंड पर लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 के नेचुरल ब्रिज को देखकर भरतपुर बीच पहुंच चुके हैं। तो ऑटो वाले ने हमें पार्किंग एरिया में उतार दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसी शाकाहारी भोजनालय की तलाश करते हैं और कुछ खाकर फिर बीच की ओर चलेंगे। दोस्तों, पार्किंग एरिया के ठीक सामने ये राहुल रेस्टोरेंट नाम से वेज रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर हमें खाने के लिए उत्तर भारतीय पकवान मिल गए हैं। तो हम कुछ खाकर फिर बीच की ओर चलेंगे। हमें भोजन करने में आधे घंटे का समय लगेगा क्योंकि भोजन अभी बन रहा है। सात्विक, तो दोस्तों, हम भोजन करके रेस्टोरेंट से बाहर आ गए हैं और अब हम चलते हैं बीच की ओर। आप देख सकते हैं बीच के बाहर लगने वाली दुकानें सारी खुल चुकी हैं। दोस्तों, सड़क के किनारे आप लगे हुए मैंग्रोव्स को देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक पंक्ति में है। ऐसा लग रहा है किसी ने वृक्षारोपण करके इन्हें लगाया है। दोस्तों, हमें पार्किंग एरिया में ही वाटर स्पोर्ट्स के ऑपरेटर्स मिल गए थे और उन्होंने हमें बताया कि अभी 2-3 राइड्स चल नहीं रही हैं, जैसे बनाना राइड और जेट स्की नहीं चल रही है। उसके अतिरिक्त बाकी सारे वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं। बीच के बिल्कुल बाहर पब्लिक यूटिलिटी जहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉकर, वॉशरूम तथा पीने के लिए आरओ वाटर मिल जाएगा, जो रिफिल वाले रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा। बोतल आप लेके जाइए तो आरओ प्लांट से आपको पानी मिल जाएगा। मित्रों, ये नील आइलैंड का इकलौता बीच है जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग भी कराई जाती है तथा कई लोग पोर्ट ब्लेयर तथा हैवलॉक आइलैंड पर स्कूबा डाइविंग करने की बजाय नील आइलैंड पर करना ही प्रेफर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान राम के 2 भाइयों के नाम पर बीच है, लक्ष्मणपुर बीच तथा भरतपुर बीच, और माता सीता के नाम पर भी एक बीच है जो दूसरी साइड में है, थोड़े यहाँ से दूरी पर है। सीतापुर बीच सनराइज देखने के लिए विख्यात है और सुबह सुबह 4 बजे आपको होटल से निकल कर जाना पड़ेगा। उसके लिए एडवांस में ऑटो की या टैक्सी की बुकिंग जरूरी है। ये बीच देखने में अत्यंत स्वच्छ प्रतीत हो रहा है, लेकिन भीड़ अभी कम है। दोस्तों, इस बीच पर पानी को देखकर तो मैं अचंभित रह गया। यहाँ पर लो टाइड की वजह से समुद्र के किनारा खाली पड़ा हुआ है और लोग सी बेड पर चलकर लगभग आधा किलोमीटर आगे समुद्र में नहाने के लिए गए हैं। और जिनको वाटर स्पोर्ट्स करना है उनको भी इतनी ही दूर जाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, लोग यहाँ से लेकर आधा किलोमीटर की दूरी तक बीच बीच में भी पानी भरा हुआ है। जैसा नदियों के डेल्टा का रूप होता है, कई धाराएं होती हैं, उसी तरह से कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ दिख रहा है। ये देखकर मुझे यूपीएससी 2017 का प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन याद आ गया। उस प्रश्न में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर पानी इतना पीछे चला जाता है कि यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन द सी बेड। उसके आंसर में जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें भरतपुर बीच नहीं था और उसका सही उत्तर था उड़ीसा का चांदीपुर बीच। दोस्तों, ये बीच अत्यंत शांत है और इस बीच के किनारे छायादार वृक्ष पंक्ति में लगे हुए हैं, जिसके किनारे पर्यटक भी बैठे हुए हैं और बैठने के लिए लकड़ी की बेंच भी बनाई गई है। इस बीच पर कोई छोटी बड़ी चट्टान या प्रवाल भित्तियां नहीं है, इसलिए लोग बड़े आराम से वॉकिंग करके आधा किलोमीटर आगे तक जा सकते हैं। अगर हाई टाइड हो तो स्विमिंग करते हुए भी जा सकते हैं और अगर लो टाइड है तो पैदल चलकर समतल भूमि पर आप आराम से आधा किलोमीटर तक की वॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2:15 बज चुके हैं और अब समय हो रहा है जेट्टी की ओर प्रस्थान करने का, क्योंकि लगभग 15 से 20 मिनट जाने में लगेगा और आधा घंटा चेक इन करवाने में लग जाएगा। दोस्तों, अभी हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये जेट्टी पर जाने के लिए शॉर्टकट है। अगर हम घूम के आएंगे तो कम से कम 3-4 किलोमीटर का रास्ता होगा और ऑटो से आने में 150-200 रुपये लगेंगे। तो इसलिए हम कच्चे रास्ते से होकर मैंग्रोव के मध्य से जेट्टी पर जा रहे हैं। बीच से लगभग 150 मीटर चलने के बाद में मैंग्रोव्स आ गए हैं और ये लगभग 200 मीटर की दूरी तक फैले हुए हैं। तो मैंग्रोव की छांव हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हुई और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लोग बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। मछुआरे हैं, शायद अपने जाल सही कर रहे हैं और उनकी नावें भी आप देख सकते हैं किनारे लगी हुई हैं। दोस्तों, 200 मीटर मैंग्रोव के मध्य से चलने के बाद में अब ये आरसीसी वाली सड़क आ गई है और सामने ही जेट्टी दिख रही है। लगभग 200-300 मीटर और होगा।
इस रास्ते में एक SSI करके इंस्टीट्यूट है जो शायद स्कूबा डाइविंग या गोताखोरी के लिए है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जेट्टी के बिल्कुल बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं झोपड़ी है, झोपड़ी के नीचे बैठने के लिए बांस की बेंच बनाई गई है। जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं उन्होंने अपने दुकान के पीछे ग्राहकों के बैठने के लिए जगह बना रखी है। दोस्तों अभी जेट्टी के बाहर भीड़ बहुत कम है, ना के बराबर आप देख सकते हैं। इधर यहाँ पर सामान ढोने के लिए इस प्रकार के ठेला गाड़ी का उपयोग किया जाता है। अभी चेक इन का समय हो रहा है तो हम चेक इन करने के लिए मैक्रोस के ऑफिस में चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑलरेडी लाइन लग चुकी है और अब हमें भी लाइन में कम से कम आधे घंटे लगना पड़ेगा अपने नंबर की प्रतीक्षा में। इसी बिल्डिंग में अन्य फेरी के भी ऑफिस है, नोटिका का बोर्ड आप देख सकते हैं। दोस्तों लगभग आधे घंटे बाद हमारा नंबर आ गया है और हम विंडो तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इसी के बगल में ग्रीन ओशियन का भी ऑफिस है और नोटिका का बोर्ड भी सामने लगा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि खिड़की की कांच पर एक किराया सूची चिपकी हुई है। इस सूची के अनुसार पीक सीजन में प्रति व्यक्ति 100 रुपये के किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। चेक इन करने के बाद जब हम जेट्टी के बाहर खड़े थे तो हमारी नज़र एक दुकान पर पड़ी। इस दुकान पर कच्चे आम, खीरे, नींबू पानी, अमरक जैसी चीज़ें बिक रही थी। बाकी सभी चीज़ें तो नियमित प्रयोग में आने वाली हैं, लेकिन अमरक का स्वाद चखे कई वर्ष बीत चुके हैं और आखिरी बार कब खाया था ये भी याद नहीं है, इसलिए आज अमरक का स्वाद लेंगे। दोस्तों अभी जेट्टी में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है तो हम चलते हैं फेरी के निकट। दोस्तों जब कल हम जेट्टी पर उतरे थे तो यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ नहीं दिख रही थी, किंतु आज ज्वार भाटा के प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ये अंकल जी अंडमान प्रिंट वाली टी शर्ट थोक के भाव में ले जा रहे थे। वो सामने आप देख सकते हैं हमारी फेरी आ चुकी है और जेट्टी पर लग रही है। मित्रों फेरी से अभी यात्री बाहर आ रहे हैं और हमें इस शेड में जाने के लिए बोला गया है। यह शेड प्रतीक्षा करने के लिए बनाया गया है, जिसमें धूप तो नहीं आ रही है किंतु गर्मी अधिक लग रही है और बारिश के मौसम में इसका अधिक उपयोग होता होगा। दोस्तों अभी 2 नौकाएं और भी पीछे खड़ी हैं, आप देख सकते हैं सरकारी नौकाएं लग रही हैं शायद, और जिसके कारण भीड़ बहुत अधिक हो गई है। तो बोर्डिंग प्रारंभ हो गई है और हमें फिर से आगे की सीट मिली है, लेकिन आज मौसम सही लग रहा है इसलिए यात्रा सुगम होने की आशा कर सकते हैं। दोस्तों क्रू मेंबर्स को गेट बंद करके हुए आप समझ गए होंगे कि फेरी पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल चुकी है। तो मित्रों हमने मैप में GPS ऑन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर दिया, जिससे समुद्र में हमारी स्थिति दिखती रहे। पोर्ट ब्लेयर के निकट पहुंचने पर सामने से ये सरकारी नाव जाती हुई दिखी, जिसमें कुछ 4 पहिया वाहन भी खड़े थे और यात्री भी। इस तरह की नौकाएं बारातंग जाने पर भी मिलती हैं, जिसमें बस भी पार हो जाती है, जो रोल ऑन रोल ऑफ के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों हम पोर्ट ब्लेयर की होडो जेट्टी पर पहुंचने वाले हैं। आप सामने देख सकते हैं 3 बड़े बड़े जहाज खड़े हैं। हमारी फेरी 2 बड़े जहाज़ों के मध्य में लगने वाली है। सामने खड़ा हुआ जहाज शायद मुंबई से स्वराज द्वीप के मध्य संचालित होता होगा, इसमें जो लिखा हुआ है। दोस्तों इस बार बाहर निकलने के लिए ऊपर जाकर रैंप से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमें नीचे वाले तल से ही बाहर निकाल दिया है। दोस्तों मैंने पहली बार इतने बड़े बड़े जहाज को प्रत्यक्ष इतनी निकट से देखा है। पीछे खड़ा नीले और सफ़ेद रंग का ये जहाज INS सिंधु है, जो कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के मध्य संचालित होता है। I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board.
keep the ground in sight. Fly forever if you keep it. तो मित्रों अभी हम जेट्टी से निकलकर ऑटो लेंगे और सीधा अपने होटल में चलेंगे और कल से पोर्ट ब्लेयर घूमना शुरू करेंगे। हमारा होटल होम स्टे है जो तिरंगा पॉइंट के पास में कॉलोनी है वहीं पर बना हुआ है। तो चलकर देखते हैं कि आज का स्टे कैसा होगा, कैसा रूम मिलता है, वहाँ पर क्या सुविधाएं मिलती हैं। मित्रों ये सामने जो लाइट्स जल रही हैं वो फोनेक्स जेट्टी है और यहाँ से 12 तंग हैवलॉक नील आइलैंड के लिए अधिकतर सरकारी नौकाएं चलती हैं। मित्रों ये मरीना पार्क है और यहाँ पर क्रिसमस के मौके पर कुछ समारोह का आयोजन किया गया है, इसे हम कल देखेंगे। दोस्तों मरीना पार्क से लेकर और समुद्र के किनारे किनारे काफ़ी दूर तक फुटपाथ बना हुआ है जो शाम के समय वॉकिंग के लिए अत्यंत अनुकूल है। सड़क के दूसरी साइड में स्ट्रीट फूड वाली दुकानें लगी हुई हैं। दोस्तों दिन भर पोर्ट ब्लेयर एक्सप्लोर करने के बाद में आप शाम को यहाँ पर घूमते हुए समुद्री हवाओं का आनंद लेते हुए कुछ स्ट्रीट फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। ये फल है ना, फल मेरे ना सर। ये वो देखिए। तो अभी हम होम स्टे पर आ चुके हैं और हमारा रूम द्वितीय तल पर है, तो कमरे में पहुंचकर देखते हैं कैसा है। दोस्तों ये वातानुकूलित कमरा है, 2 पंखे लगे हुए हैं और 2 अलग अलग बेड हैं। एक 4x6 का है, दूसरा 3x6 का है और एक अलमारी रखी हुई है। सामने की साइड में टीवी लगी है, एक छोटा शीशा टेबल और 2 चेयर हैं। तो कुल मिला के हमें रुकने के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन ये बीच में पिलर लगा हुआ है, ये कमरे की सुंदरता को कम कर रहा है।
इसी बीच ओनर ने हमें ऊपर के फ्लोर में बने कमरों को देखने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ से यहाँ व्यू से बहुत अच्छा इसके दिखता है। बालकनी हाँ ये सी व्यू है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से तो सारी व्यू से वहाँ। ये तो फॉरनर्स आवर्स है ना, तो डे आवर्स से तो बहुत अच्छी व्यूज आती है। वो आपका मरीना पार्क है पूरे। हाँ इसका कितना है चार्ज? मैं ढाई में लेती हूँ। अच्छा, और ऐप के थ्रू ऐप की फीस है तो 15 में। तो दोस्तों ये कमरा तीसरी तल पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से बाहर का व्यू, तिरंगा पॉइंट, रोज आइलैंड, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ से। इस रूम का चार्ज 2500 रुपये प्रतिदिन है और हम जिसमें रुके हैं वो मैंने 4,200-300 रुपये में 4 दिन के लिए बुक किया है। मित्रों, हम शाकाहारी भोजन की तलाश में मरीन ड्राइव के पास बनी हुई स्ट्रीट फूड वाली मार्केट में पहुंचे, लेकिन यहाँ पर अधिकतर दुकानें आमलेट, मांस, बिरयानी, प्रॉन्स यही सब मिल रहा है। तो एक शाकाहारी दुकान पर कुछ पानी पूरी खाकर हम वापस चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक पंजाबी ढाबा है जो शाकाहारी उत्तर भारतीय भोजन बहुत अच्छा बनाता है। उसी से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है और वो हमारे होटल में डिलीवर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अभी वापस और कमरे पर चलकर ही भोजन करेंगे। दोस्तों ये भोजन देखने से ही मैं बता सकता हूँ कि ये उस पंजाबी ढाबे का नहीं है जिसमें हमने 2017 में भोजन किया था, क्योंकि पहली चीज़ तो वहाँ पर चाइनीज़ खाना बनता नहीं है, लेकिन ये हमें बाद में याद आया। और दूसरा, खाने की गुणवत्ता जो है उससे भी मैं बता सकता हूँ कि ये उसका भोजन नहीं है। तो कल हम चलकर देखेंगे पंजाबी ढाबे पर कि वहाँ का भोजन कैसा है और उनसे बात भी करेंगे कि ऑनलाइन ऑर्डर करने से ख़राब खाना क्यों आया। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह, और तब तक के लिए गुड नाइट।